1947 में एक देश सिर्फ धर्म के नाम पर बनता है जिसका नाम है पाकिस्तान। ये हम सब जानते हैं, पर क्या धर्म ही इस देश के बनने की वजह थी या कुछ और भी थी? इसको जानने के लिए हमें कुछ इतिहास में जाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जर्मनी पोलैंड पे हमला करता है और इसके साथ शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2। वो इसलिए क्योंकि पोलैंड की इंग्लैंड और फ्रांस के साथ संधि होती है जिसमें अगर जर्मनी उस पर हमला करेगा तो वो अपनी सेनाएं इसकी मदद के लिए भेजेंगी। इंग्लैंड के इस जंग में कूदने के साथ ही भारत भी उसमें शामिल हो जाता है क्योंकि भारत इंग्लैंड की कॉलोनी होता है और इसकी वजह से भारत से 25 लाख सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने जाते हैं। Oh, stop it, Sergeant. Men of the Indian Army are starting another day. Yes. भारत के 5 से 7 ट्रिलियन के रिसोर्सेज भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया को आजाद करने के लिए इंग्लैंड के ऊपर मांग उठाती है, मगर उसको ठुकरा दिया जाता है। 1942 के आते आते इंडिया के बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारे लोग वर्ल्ड वॉर 2 में मर जाते हैं, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी बहुत आहत होते हैं और वो एक भाषण देते हैं जिसके साथ ही क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाती है। इंग्लैंड इस मूवमेंट को दबाने के लिए बहुत अग्रेसिवली काम करती है और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सबको जेल में डाल दिया जाता है। लगभग 50,000 से 60,000 लोगों को जेल में डाला जाता है। इनमें से कुछ लीडर्स को 1945 के बाद छोड़ा जाता है, यानी कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। 1942 में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में एक आर्मी का गठन होता है जिसका नाम होता है आजाद हिंद फौज। ये आर्मी जापानीज आर्मी के साथ मिलकर ब्रिटिश आर्मी पे हमला करती है और ये हमला बर्मा में यानी कि आज के म्यांमार में होता है। इसकी वजह से ब्रिटिश आर्मी के 2 फ्रंट खुल जाते हैं। एक फ्रंट जो कि जर्मनी से लड़ते हुए और दूसरा फ्रंट आजाद हिंद फौज के साथ लड़ते हुए बर्मा में खुलता है। और ये आर्मी किसी प्रकार ब्रिटिश आर्मी की सप्लाई लाइन को काटने में कामयाब हो जाती है। सप्लाई लाइन टूटने के बाद ब्रिटिश आर्मी को सारे के सारे वॉर्स के लिए इस्तेमाल होने वाले रिसोर्सेज इंडिया से इकट्ठे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो भारत के किसानों पर बहुत ज़्यादा कर यानी कि लगान वसूलना शुरू कर देती है। भारत के किसानों के पास इतने भी पैसे नहीं बचते कि वो नए बीज खरीद के उनको बो सकें, जिसकी वजह से 1943 में द ग्रेट बंगाल फैमिन आता है, जिसकी वजह से 2 से 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाती है सिर्फ भूख के कारण। बंगाल फैमिन के बाद जनता का आक्रोश अपने चरम सीमा पे होता है और 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है। इसी के साथ जापान जो है सरेंडर कर देता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है। आजाद हिंद फौज भी इसके बाद लड़ नहीं पाती, मगर 2 फ्रंट की वॉर की वजह से इंग्लैंड आर्मी जो है बैंकरप्सी के कगार पे पहुंच जाती है। फिर भी ब्रिटिशर्स इंडिया को आजाद करने को राजी नहीं होते। तब उनके ताबूत में आखिरी किल रुकता है जिसे कहा जाता है रॉयल नेवी 1946 म्यूटनी। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के साथ ही ब्रिटिशर्स के पास पैसे तकरीबन खत्म हो जाते हैं और बैंकरप्सी के कारण वो इतनी बड़ी संख्या में आर्मी को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से वो इंडियन ओरिजिन के जितने भी फौजी होते हैं उनमें से तकरीबन 30 से 40% लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इनमें से वो भी सोल्जर्स होते हैं जिन्होंने वॉर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत अच्छी तरह लड़े थे और जिनको मेडल हासिल भी किए थे। इंडियन ऑफिसर्स को ब्रिटिश ऑफिसर्स के नीचे डाल दिया जाता है और इनसे ऑड इवन जॉब्स करवाए जाते हैं। ये ऑड जॉब्स कुछ इस प्रकार होते हैं, उनके घर में झाड़ू मारना या उनके लिए चाय वगैरह के लिए लेके आना, जिसकी वजह से एक एनार्की आर्मी के अंदर फैलती है। ये लोग ब्रिटिश रॉयल नेवी की 88 शिप्स में से 77 शिप्स पे कब्जा कर लेते हैं और 20 के 20 बंदरगाहों पर भी कब्जा कर लेते हैं और इसके साथ ही ये वहां के लोकल टेलीफोन बूथ्स पे भी कब्जा कर लेते हैं। इनके प्रेसिडेंट थे MS खान और वाइस प्रेसिडेंट थे मदन सिंह। इन लोगों के साथ मुंबई की लेबर पार्टी भी जुड़ जाती है, जिसकी वजह से वो 22 फरवरी 1946 को बंद का घोषणा करती है, जिसकी वजह से वहां की लोकल ट्रेन, लोकल बसेस और बाकी के कमर्शियल यूज के जितने भी वर्कर्स होते हैं सब काम ठप करके बैठ जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी भी इनके साथ जुड़ती है, जिसकी वजह से मिल वर्कर्स और स्टूडेंट यूनियन सब सड़कों पे आ जाते हैं। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग इनके साथ नहीं जुड़ती, जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट ज्यादा लंबा नहीं चलता और फरवरी 25 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर ये लोग सरेंडर कर देते हैं। इस रेवोल्यूशन के बाद ब्रिटिशर्स को मालूम चल जाता है
कि वो हिंदुस्तान पर ज़्यादा देर राज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो इंडिया को आज़ाद करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ से शुरू होती है पाकिस्तान की बनने की असली कहानी। ब्रिटिशर्स को मालूम था कि इंडिया के कुछ स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं जिनके ऊपर अगर किसी दुश्मन का कब्जा हो जाता है तो ब्रिटिशर्स को हराना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि कलात, ये सिटी पाकिस्तान में है। चिटगांव बांग्लादेश में एक सिटी है। इसके अलावा कराची पोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान, ये कुछ जगहें ऐसी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट थी। इन ब्रिटिश आर्मी ने अपनी सरकार को कह दिया था कि उनको किसी भी सूरत में इन जगहों का एक्सेस चाहिए इंडिया के आज़ाद होने के बाद भी। इसकी असली वजह होती है कि ब्रिटिशर्स का सारा तेल अरेबियन सी से होकर इंडियन ओशन में जाता है और यहाँ पर उनको दुबई, यूएई, बहरीन, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया पर नजर रखने के लिए ये पोजीशंस चाहिए थी। इस रिक्वेस्ट को इंडियन नेशनल कांग्रेस ठुकरा देती है, जिसे कहते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस। 1946 में ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया में रेफरेंडम कराते हैं और कलात, खैबर पख्तूनख्वा और कराची पोर्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही अपनी पार्टी चुना जाता है। उस वक्त कांग्रेस की पार्टीज और कमेटीज ही अपना लीडर चुनती थी और 15 में से 13 कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना लीडर चुनती हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं उनसे ये आग्रह करने के लिए कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर दबाव बनाएं ताकि वो अपना नाम इस कमेटी से वापस ले। महात्मा गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात करते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी की बहुत इज्जत करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना नाम इस कमेटी से वापस ले लेते हैं, जिसकी वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस कमेटी का अध्यक्ष चुना जाता है और इंडियन मुस्लिम लीग की तरफ से चुना जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। अब भारत आजाद होने वाला था और इस वजह से इंडिया में एक ही प्रधानमंत्री चुना जा सकता था, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। इसकी वजह से सर माउंटबेटन ने इन दोनों के बीच में सुलह कराने के लिए एक कॉन्फ्रेंस भी बिठाई, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस विफल हो जाती है और उसके बाद वो भारत के 2 टुकड़े करने को राजी हो जाते हैं। 2 टुकड़े करने के लिए इंग्लैंड से सर विलियम चर्चिल को बुलाया जाता है और वो इंडिया के बीच में एक लकीर खींचते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सर विलियम चर्चिल को इंडिया के भूभाग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो हिंदुस्तान में 2 महीने पहले आते हैं और एक लाइन खींचकर हिंदुस्तान से चले जाते हैं। इस लकीर खींचने के बाद 2 देश बनते हैं, भारत और पाकिस्तान। अब गौर करने वाली बात यह है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ स्ट्रेटेजिक पोजीशंस जो नाम लिए थे वो सारे के सारे पाकिस्तान में थे। विलियम चर्चिल जो हिंदुस्तान में पहली बार आते हैं, उनको कैसे पता कि किस जगह पे लाइन खींचनी है और किस जगह के एरिया के लोग मुस्लिम हैं और किस जगह के एरिया के लोग हिंदू हैं। लाइन इस वजह से नहीं खींची गई कि कहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा और कहाँ कम है। लाइन इस वजह से खींची गई थी ताकि वो इन एरिया जो कि स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं इनके ऊपर जब तक चाहें तब तक कब्जा कर सके। और इसका प्रमाण मिलता है कि 1951 तक पाकिस्तान के आर्मी के चीफ का नाम है सर डगलस डेविड और 1951 तक ये सारे एरियाज पाकिस्तान के अंडर रहते हैं। दोस्तों, इससे हमें मालूम चलता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो दुश्मनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, इसका फायदा उठा के ब्रिटिशर्स ने अपना काम निकलवाया था और अपनी सारी की सारी पोजीशंस को अपने अंडर रखा था इंडिया के आजाद होने के बाद भी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरी हैं तो कमेंट्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।